गुड इवनिंग। वेलकम इन साइकेट्री, जिसे आप नर्सिंग के नाम से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। नर्सिंग फील्ड में इसको एमएचएन के नाम से भी जाना जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मतलब है कि आप माइंडली स्वस्थ है या नहीं है, इस बारे में अपन इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, साइकेट्री एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है, इमर्जिंग ब्रांच है। आगे आने वाले टाइम में जो लोग एमएससी साइकेट्री होंगे या साइकेट्रिक वो ब्रांच होगी जिसमें आप पेशेंट की काउंसलिंग करके काफी पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वेरी गुड ब्रांच होगी। जितना लोगों का भार बढ़ता जा रहा है, उतना साइकेट्री ब्रांच के लिए पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर पर्सन कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। टुडे विल डिस्कस ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत जरूरी समझना होगा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चीज आती है। साइकेट्री एक पर्सन को टीच कराती है एक वेल मैनर टू पर्सन, मतलब एक पर्सन को अच्छे तरह से रहना, ये चीज आपको सिखाती है साइकेट्री ब्रांच। पहला क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि साइकेट्री टर्म किसने दी थी। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकेट्री टर्म किसके द्वारा दी गई थी। जॉन क्रिश्चियन रेल। किसने दी थी? जॉन क्रिश्चियन रेल। किसने दी थी? जॉन क्रिश्चियन रेल के नाम से। याद रखना, वर्ड साइकेट्री गिवन बाय द जॉन क्रिश्चियन रेल। तो सबसे पहले जब भी साइकेट्री का नाम आपके दिमाग में है ना, तो एक तरफ नाम चलना चाहिए जॉन क्रिश्चियन रेल। किसने दी थी? जॉन क्रिश्चियन रेल ने। सेकंड चीज, कुछ नर्सिंग में बहुत अच्छे अचीवमेंट हुए थे साइकेट्री ब्रांच में, जिनको हमेशा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ अचीवमेंट है साइकेट्री ब्रांच के अंदर। पहला, 1773 में फर्स्ट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल खोला गया था विलियम्सबर्ग, अमेरिका में। पहला नर्सिंग हॉस्पिटल सबसे पहले 1773 में अमेरिका के विलियम्सबर्ग के अंदर खोला गया था। दूसरा, साइकेट्री का दूसरा अचीवमेंट है 1812 में 1812 के अंदर पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी साइकेट्री के ऊपर। किसके अंदर? अमेरिका में। और जो किसने लिखी थी? बेंजामिन रस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बेंजामिन रस। बेंजामिन रस को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका में इसने पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकेट्री के ऊपर, 1812 के अंदर। थर्ड नंबर पे 1912 में साइजोफ्रेनिया टर्म सबसे पहले किसने दी थी? यूजेन ब्लेयर ने। कोई क्वेश्चन आ सकता है, साइजोफ्रेनिया क्या होता है, ये आपको आगे साइकेट्री में पता लगेगा। अभी मैं आपको केवल अचीवमेंट पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आपको अचीवमेंट पढ़ा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, इनके अलावा कोई भी अचीवमेंट याद नहीं रखने हैं। याद रखना है, 1912 में साइजोफ्रेनिया वर्ड दिया गया था, और साइजोफ्रेनिया टर्म सबसे पहले किसने दी थी? यूजेन ब्लेयर ने। किसने दी थी? यूजेन ब्लेयर ने। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स, हर बार, एक तो साइकेट्री वर्ड किसने दिया था, और एक ये आपके सामने साइजोफ्रेनिया वर्ड किसने दिया था। ये काफी बार आया हुआ है एवरी एग्जाम में, एवरी कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने आता जाता है। जब भी आपके सामने कोई कहता है बीपीपी सीएचएन का एग्जाम आ रहा है, कोई कहता है स्टाफ नर्स, हर स्टेट का अलग अलग आता है, हिमाचल का अलग आता है, यूपी का अलग आता है, उत्तराखंड का अलग आता है, हर किसी का, लेकिन सबका सिलेबस 99% सेम होता है। तो एग्जाम के नाम से कहीं पर अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। जो आप यहां पढ़ रहे हो वो किसी भी एग्जाम, यदि आप इस जगह पर 100% है तो आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। किसी भी, एवरी एग्जाम आपके लिए खुला हुआ है। यस, ध्यान से। साइजोफ्रेनिया जो टर्म्स है वो किसने दी थी? यूजेन ब्लेयर ने दी थी। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम सबसे पहले ईसीटी, सबसे पहले जो ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फर्स्ट टाइम ईसीटी यूज की थी साइकोसिस पेशेंट में, रोम के अंदर, रोम सिटी में 1938 में। दूसरा, 1949 में सबसे पहले लिथियम का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम मेनिया के अंदर। किसमें? मेनिया एक ऐसी साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें पेशेंट, जो पर्सन होता है, वो एक्सेसिव हैप्पीनेस में रहता है, हमेशा एक्सेसिव हैप्पीनेस के अंदर रहता है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। और पहली बार लिथियम कब यूज हुई थी? 1949 के अंदर। 1965 में आईएनसी, इंडियन
अर्थात नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी आपकी बहुत बड़ी संस्था है। 1965 में आईएनसी ने साइकेट्री को कंपलसरी कर दिया था, साइकेट्री सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया था बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग में पहली बार साइकेट्री को कंपलसरी किया था 1965 में। 1986 के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पहली बार साइकेट्री को जीएनएम के अंदर भी आपको क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था 1986 में। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि 1987 के अंदर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था। और इंडियन मेंटल हेल्थ एमएचए, मेंटल हेल्थ एक्ट, एमएचए एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट एमएचए कब पास हुआ था आपके सामने? 1987 में। क्या होता है ये आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ माइलस्टोन याद रखना। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। तो ये कुछ माइलस्टोन है जो आपको हमेशा हर जगह आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आता है कि एक मेंटली हेल्थ पर्सन को क्या क्या चीज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को कौन कौन सी चीज डिफाइन करती है, इसके क्या इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने आप के टुवर्ड्स सेल्फ। अपने आप के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, मैं दुनिया में आया हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पढ़ूंगा, बैठूंगा, सर के साथ रहूंगा तो सब कुछ संभव है दुनिया में, इधर उधर नहीं भटकूंगा। तो एक पॉजिटिव अर्थात एटीट्यूड अपने आप के लिए होना चाहिए। किसके बारे में? मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर है। आपको कैसा पता करना है कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक है। दूसरा, ग्रोथ, पेशेंट का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, पेशेंट का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, अपने आप को एक्चुअली फील करना चाहिए कि मैं हूं तो दुनिया है, या मैं हूं तो मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूं। ये सारी मेंटल हेल्थ को बताती है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है मेंटेन बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट। यदि कोई पर्सन मेंटल हेल्थ है, मेंटली हेल्थ फिट है, तो वो मेंटेन करेगा। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब वो सामंजस्य बनाए रखेगा लाइफ और अर्थात किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है, ऑटोनोमी वर्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यदि कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है, इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सकता है, इसका मतलब वो ऑटोनोमस है। और ऑटोनोमस मेंटल हेल्थ गुड को बताता है। ऑटोनोमस किसको बताता है? तो क्या क्या चीज हो गया? पॉजिटिव टुवर्ड्स सेल्फ, ग्रोथ करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटीग्रेशन, ऑटोनोमी और एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। और जो भी दुनिया में सामने उसको दिखाई दे रहा है उसका एक्यूरेट परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है फील करना, एक्यूरेट रियलिटी को फील कर पा रहा है, पहचान पा रहा है सबको, दैट इज द मेंटली हेल्थ पर्सन के इंडिकेटर है। एबिलिटी टू अचीव सेटिस्फाइड रोल इन सोसाइटी। एबिलिटी टू अचीव सेटिस्फाइड रोल इन सोसाइटी मतलब एक पर्सन को एबिलिटी हो कि वो सोसाइटी में सेटिस्फाई रोल कर रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? मेंटली हेल्थ के इंडिकेटर है। एक पर्सन को यदि अपनी मेंटल हेल्थ मुझे पता करनी है तो मेरे अंदर ये 6 पॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब मेरी मेंटल हेल्थ को ये 6 पॉइंट के द्वारा आंका जा सकता है। ये 6 पॉइंट की तरफ देखूंगा मैं कि मैं ऑटोनोमस हूं या नहीं हूं, मैं इंटीग्रेशन है या नहीं है, मैं ग्रोथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लिए है या नहीं है, मैं एक्यूरेट परसेप्शन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या मैं अचीव सेटिस्फाई रोल सोसाइटी में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द मेंटल हेल्थ। इनसे किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ को पता करा जा सकता है इन पॉइंट से। सर कभी आ जाए कि मेंटल हेल्थ पर्सन का क्या करेक्टर होते हैं? व्हाट इज द करेक्टर ऑफ द मेंटली हेल्थ पर्सन? क्या करेक्टर होते हैं? फील कंफर्टेबल। मेंटली हेल्थ पर्सन वो होता है जो अपने आप को फिट, क्या करेक्टर? कंफर्ट फील करना चाहिए। एबल अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप को एबल मतलब योग्य, यहां पर वर्दफुल, वर्दफुल का मतलब होता है अपने आप को योग्य समझना चाहिए। फील राइट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सही सोचने वाला होना चाहिए। एबल टू शो इमोशनल मैच्योरिटी, कहीं पे जा रहा है, कहीं पर डेथ हुई है तो हंसना नहीं चाहिए, तो इमोशनल मैच्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट करने के तरीके उसके अंदर होने चाहिए, एडजस्टमेंट, और अर्थात टेक सेल्फ डिसीजन, और सेल्फ डिसीजन लेने के तरीके उसके पास होने चाहिए। इससे पता लगता है कि एक पर्सन मेंटली हेल्थी है। मेंटली हेल्थी पर्सन होने का क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, अपने आप को योग्य समझना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा फील करना चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, साथ में एडजस्टमेंट बना के चलना चाहिए, और टेक सेल्फ डिसीजन, अपने आप में सेल्फ डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की डेफिनेशन क्या है? आप किसे कहोगे कि ये मेंटली इल पर्सन है?
मेंटली इल। हेल्दी पर्सन किसे कहते हो? जो सोशली फिजिकली डिजीज फ्री हो, उसी को ही तो आप हेल्दी कहते हो। यहां पर तो हेल्दी के आगे एक वर्ड और लग गया, मेंटली हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? मेंटली हेल्दी पर्सन, डेफिनेशन ऑफ द मेंटल इलनेस अकॉर्डिंग टू एएसए। एएसए का मतलब क्या होता है? अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन। अमेरिकन एएसए का पूरा नाम होता है अमेरिकन साइकेट्री। साइकेट्री में पी साइलेंट होता है, इसलिए मैंने एएसए लिखा है। अमेरिकन साइकेट्रिक, आपके सामने साइकेट्री एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू एएसए। जो अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन है वो कहती है कि इंपेयरमेंट इन मेंटल फंक्शन ड्यू टू सोशल, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजिकल और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। यदि कोई पर्सन, ध्यान से समझना, सोशल कारणों की वजह से, साइकोलॉजिकल की वजह से, जेनेटिक जन्मजात की वजह से, फिजिकल कारणों की वजह से या कोई बायोलॉजिकल कारणों की वजह से, अपनी बॉडी के कोई डिसफंक्शन की वजह से यदि इंपेयरमेंट है, उसके मेंटली फिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं, अमेरिकन सोसाइटी के अनुसार उसको बोलते हैं मेंटली इल पर्सन। क्या बोलते हैं? मेंटली इल। लेकिन डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। यदि कोई पर्सन में थिंकिंग में, सोचने में कोई डिफरेंस हो गया, मूड में कोई कहीं पर हंस रहा है, मेनिया में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, मूड डिसऑर्डर सब अलग अलग पढ़ाऊंगा। मूड में कोई अल्टरेशन हो गया, बिहेवियर में कोई चेंज हो गया, एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इंपेयर फंक्शन, जिसकी वजह से पर्सन पर्सनली डिस्ट्रेस और उसके फंक्शन इंपेयर हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन मेंटली इल पर्सन। डब्ल्यूएचओ कहती है यदि किसी पर्सन के सोचने में, किसी पर्सन के बिहेवियर में, किसी पर्सन के मूड में, यदि मूड में कोई चेंज हो जाए जिसकी वजह से पर्सनल डिस्ट्रेस में चला जाए या उसके फंक्शनली इंपेयर हो जाए, उसके फंक्शन अर्थात नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसको बोलते हैं अपन मेंटली इल पर्सन। एक वर्ड आता है साइकेट्री। साइकेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। साइकेट्री ब्रांच है किसकी? मेडिसिन डिपार्टमेंट की, जो डील करती है किसके साथ में? स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल एबनॉर्मलिटी एंड डिसऑर्डर। साइकेट्री ब्रांच है मेडिसिन की, जो किसको डील करती है? जो भी मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी है, उनकी स्टडी को, उनका डायग्नोसिस बनाने को, उनका ट्रीटमेंट करने को, और यदि कोई मेंटली डिसऑर्डर आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने का जो ब्रांच है वो क्या कहलाता है? आपके सामने साइकेट्री। एक वर्ड आता है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन क्या होता है? मीजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड टू प्रमोट मेंटल अर्थात हेल्थ। ध्यान से समझना, किसी भी मेंटल हेल्थ को होने से रोकना या उसके लिए जो उपाय कर सकते हो आप, ट्रीटमेंट करना या अर्ली डायग्नोसिस करना, क्या कहलाता है? मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन में क्या करते हैं हम? वो सारे तरीके अपनाते हैं जिनकी वजह से मेंटल इलनेस कम हो, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस कम हो, दैट इज द मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का मतलब है कि आपको वो सारे तरीके अपनाने हैं जिससे मेंटल इलनेस कम हो, जिससे किसी साइकेट्रिक बीमारी का जल्दी डायग्नोसिस कर लिया जाए और उसका प्रिवेंशन कर दिया जाए। इसे बोलते हैं मेंटल हाइजीन। हाइजीन एक तरीका है रोकने का, मेंटल इलनेस को रोकने का तरीका है। कई बार क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ, वहां पर हम 4 लेवल पढ़ते हैं। प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यहां पर ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो मेंटल डिसऑर्डर के लिए है, ये किसने दिए थे? गेराल्ड कैपलान ने। किसने दिए थे? गेराल्ड कैपलान ने। क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो किस साइंटिस्ट ने दिए थे? तो आपका आंसर जाना चाहिए गेराल्ड कैपलान ने दिए थे। किसने दिए थे? गेराल्ड कैपलान ने। इसने कितने प्रिवेंशन दिए थे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करोगे आप? एक एफर्ट करोगे टू डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर को। दुनिया में जो भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, किसी सोसाइटी में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए जो जो एफर्ट्स कर सकते हो, जो जो आप तरीका, ग्रुप प्ले करना है, आपको लोगों के साथ में कम्युनिटी मीटिंग करनी है, भजन संध्या करनी है, ये सब ऐसे तरीके जिससे पेशेंट को मेंटली हेल्दी बनाई जाए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। हेल्दी की डेफिनेशन आपको मैंने दी है, तो दैट इज द क्या कहलाता है आपके सामने प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज हो गई है,
लेकिन आप चाहते हो कि ये डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो इट रेफर्स टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द डिसऑर्डर बाय रिकॉग्नाइज द अर्ली सिम्टम। पहले ही किसी डिजीज के सिम्टम को पहचान कर, किसी भी डिजीज के सिम्टम को, आ रहा है ना भाई समझ में, किसी भी सिम्टम को पहचान कर उसका अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना ही सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाता है। मेंटल डिसऑर्डर टर्सरी प्रिवेंशन में डिजीज हो गई है, लेकिन आप चाहते हो कि और डिसेबिलिटी आगे नहीं बढ़े। डिसेबिलिटी इट रेफर्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ इंपेयरमेंट, जो भी इंपेयरमेंट हो गई है वो आगे ना बढ़े, या डिस्कंफर्ट आगे ना बढ़े, या डिसेबिलिटी आगे ना बढ़े, उसी को कम करना क्या कहलाता है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या कहलाता है? टर्सरी। तो प्राइमरी में तो एफर्ट कर रहे हो कि डिजीज ही ना हो, सेकेंडरी में डिजीज हो गई हो तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट कर रहे हो, डायग्नोसिस बना रहे हो, और टर्सरी में जो भी इंपेयरमेंट हो गई है उसको आगे बढ़ने से, जो भी डिसेबिलिटी हो गई है उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो, दैट इज द टर्सरी आपके सामने। याद रखिए, प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपको बोलता हूं कि जितना हो सके मेरे वीडियोज को आपके सोशल मीडिया पे आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से। तो टर्सरी प्रिवेंशन किसको बताता है? इंपेयरमेंट, डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी को कम से कम करने को बताता है। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है, बिल्कुल बेसिक। कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन जो मेंटली, यदि किसी पर्सन को साइकेट्रिक डिजीज हो गई तो हमारे कुछ मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलतफहमी। हमारी कुछ गलतफहमी होती है हम लोगों की। क्या क्या गलतफहमी होती है, इनको पहले सीख लेना चाहिए। कभी भी साइकेट्री के अंदर जाकर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, इनको सीखने से पहले बेसिक साइकेट्री जरूर सीख लेनी चाहिए। बेसिक साइकेट्री में कुछ गलतफहमी होती है मरीज के बारे में, क्या पेशेंट के बारे में, कि आपको लगता है कि पेशेंट सो बाइजरे। बाइजरे का मतलब था ओड मैनर बिहेवियर। ओड मैनर बिहेवियर मतलब वो अलग ही तरह का बिहेव करेगा साइकेट्री वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक हेल्दी पर्सन भी, यदि कोई पर्सन के पास आप गए, सर मेरी फीस दे दो, सर ये कोई भी चीज कर दो, वो आपके ऊपर चिल्लाने लग गया, दैट इज द साइकेट्रिक। तो मतलब साइकेट्रिक पर्सन हेल्दी हो भी सकता है। या कोई भी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सर आप किसी डॉक्टर के पास में गए, आप किसी कहीं पर आप गए, टीचर के पास में गए, टीचर आपको अलग नजरों से देख रहा है या आपके प्रति दुर्व्यवहार रख रहा है, तो ये भी कोई पर्सन किसी भी मैनर में, किसी भी रूप में आपके सामने मेंटली इल हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है किसी के लिए। तो मिसकंसेप्शन क्या है टुवर्ड्स मेंटली इन पर्सन के लिए? एक तो हमारा ये होता है कि यार मेंटली इन पर्सन तो अलग ही आएगा, बाल बड़े बड़े होंगे, अलग ही हीरो बन के आएगा, ऐसा लगेगा कि देवदास बन के आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटली इल पर्सन आपके सामने सही से बोलने वाला पर्सन भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका बेचारे का मतलब होता है ओड बिहेवियर। ओड बिहेवियर मतलब ओड मैनर, और मैनर मतलब अलग ही दिखेगा, ऐसा जरूर नहीं है, कोई भी हो सकता है। अनस्टेबल होगा और डेंजर होगा, पत्थर लेके भागेगा सीधा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी है हमारी। मेंटली इल पर्सन हमेशा ऐसा नहीं होता। तीसरा, टू बी असेम्ड, मेंटली इल पर्सन शर्मिंदा होगा जरूर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकेट्रिक बीमारियों की दवाइयां भी ले रहे हैं, कोई शर्मिंदा नहीं है, मेनिया में घूमते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो असेम्ड मतलब शर्मिंदा होगा, बिल्कुल नहीं होता, एक गलतफहमी है हमारी। चौथी गलतफहमी क्या है? हमको लगता है कि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं वो किसी सुपर नेचुरल पावर या ब्लैक मैजिक से होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है आपको लगता हो। नेक्स्ट, कैन नॉट बी क्यूर्ड एंड कंटेजियस। यदि किसी ने ऐसा सोचा है कि साइकेट्रिक बीमारी को क्यूर नहीं किया जा सकता, इसका कोई इलाज नहीं है और ये संक्रामक बीमारी है, एक पर्सन के पास बैठने से हो सकती है, तो ये आपका गलत है। दैट इज नॉन कंटेजियस बीमारी। यदि आप उसके विचारों में सहमत हो जाओगे तो आपको हो सकती है, आपको लगेगा फिर कि यार ये मेरे विचार चुरा रहा है ये साइकेट्रिक, लेकिन यदि आप उसके विचारों के साथ में बह जाओगे, वरना ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, कोई वायरल बीमारी नहीं है, कोई कोरोना जैसी बीमारी नहीं है। गलतफहमी है हमारी कि साइकेट्रिक पर्सन के पास में नहीं बैठूंगा। इट इज हेरिडिटी। कुछ लोग सोचते हैं जन्मजात होती है, वंशागति, बिल्कुल नहीं है। फादर को है, बेटे को हो या नहीं हो, कंफर्म नहीं है, समझ गए मेरी बात? हेरिडिटी नहीं है। लास्ट गलतफहमी ये होती है लोगों की कि मैरिज कैन बी क्योर मेंटल इलनेस, कि जो शादी होती है, शादी से हो सकता है कि मेंटल बीमारी दूर हो सकती है, ये भी गलतफहमी है। मेंटल बीमारी ट्रीटमेंट के द्वारा ही ठीक होगी। ये किसी बिहेवियर या किसी
के सिंपैथी से या किसी चीज से ही दूर होगी, ये किसी मैरिज से दूर नहीं हो सकती। शादी करने से मेंटल इलनेस का कोई संबंध नहीं है। गलत फहमियां हैं जो पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट के बारे में सोची जाती है। Thank you so much all of you. Today's lecture about the basic terms of the psychiatry, basic things of the psychiatry. नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल कोर्स ऑफ नर्सिंग के साथ में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। प्लेसेंटा नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा प्लेसेंटा नर्सिंग ऐप को अपने दोस्तों में पहुंचाएं। सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपसे डेली लिए जा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हमसे हर चीज सीखने की, इमेज वाइज हर तरह के क्वेश्चन, ओबीजी का फुल कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। स्टोर पर जाइए और वेरियस कोर्स का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।